हाय डियर ऑल। तो आज हम सेकंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का। प्रीवियसली हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट द गैस और उसके कुछ बेसिक लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ टाइप। आज हमें उसी को फर्दर ले जाते हुए आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस, यानी गैस की काइनेटिक थ्योरी। और काइनेटिक गैस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी। और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन के थ्रू अपन रिड्यूस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हों गैस लॉज को। गैस लॉज को हम क्या है, रिड्यूस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं लेक्चर 2। इसमें बेसिकली हमें देखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है गैसेस के केस में। ये जो वर्ड है काइनेटिक, काइनेटिक शब्द कहीं भी जब यूज होगा तो दैट डील्स विद द मोशन और समथिंग इन द मूवमेंट। कोई भी ऐसी चीज से डील करता है ये जो वर्ड है काइनेटिक, जो कुछ मोशन में है या कोई भी चीज जो मूवमेंट में। एक साइंटिस्ट रहे मैक्सवेल और दूसरे बोल्ट्जमान, इन दो लोगों ने इस थ्योरी को स्टेब्लिश किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। बाद में मॉडर्न डेवलपमेंट्स होते गए, इनसे पहले भी कुछ चीजें आई। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को स्टेब्लिश किया एंड देन देयर आफ्टर इन्होंने बताया कि थ्योरी क्या कहती है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस इज सिंपल, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट एंड क्लासिकल मॉडल ऑफ द थर्मोडायनामिक बिहेवियर ऑफ द गैसेस। ये क्या है, बेसिकली हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्लासिकल मॉडल है। किस चीज के लिए, थर्मोडायनामिक बिहेवियर बताने के लिए गैसेस का, विद विच मेनी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स वर एस्टेब्लिश्ड, जिसकी सहायता से थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया। दूसरी बात, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस एक्सप्लेन्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो माने स्थूल जो प्रॉपर्टीज होती है, बड़े स्केल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने में काइनेटिक थ्योरी हेल्प करती है। जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इस प्रकार की स्थूल प्रॉपर्टीज होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको एक्सप्लेन करने में ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज है बहुत मदद करती है। एज वेल एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कही जा सकती हैं, लाइक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड मास डिफ्यूजिविटी। इनको भी समझने में काइनेटिक थ्योरी मदद करती है। यानी कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी is to help in developing a correlation between macroscopic and microscopic phenomena। और इन दोनों के बीच में, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने का भी काम करती है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। Furthermore, the theory also help in understanding the phenomenon of the Brownian motion। ये ब्राउनियन मोशन के फिनोमिनन को भी बताती है। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जिस प्रकार से, जैसे कि रैंडम मोशन हम समझ सकते हैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। जैसे किसी कमरे में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के अंदर, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या करें, सभी स्टूडेंट्स की आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाए और फिर उनसे कहा जाए भागिए, तो बच्चे जैसे भी भागेंगे, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, वो एक दूसरे से टकराएंगे, कोई किसी से कोलाइड करेगा, कोई किसी से, कोई दीवारों से टकराएगा। तो इस प्रकार की जो रैंडम मोशन होगी, दैट मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इस प्रकार की जो मोशन है, ऐसी ही मोशन गैस के मॉलिक्यूल्स करते रहते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम समझते हैं। इसमें फर्दर हमें क्या देखना है, पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। पोस्टुलेट या अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस क्या बताती है। फर्स्ट पोस्टुलेट है अबाउट द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या पार्टिकल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेरी स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट, बहुत छोटे छोटे होंगे और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एंड द साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है, यानी कि पार्टिकल की जो अपनी रेडियस रही होगी वो कैसी होगी, लगभग जीरो के आसपास होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच अ गैस ऑक्यूपाइज इज एम्प्टी स्पेस। जिस कंटेनर में गैस को भरा जाता है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा रहता है, खाली रहता है। पोस्टुलेट नंबर 2 बताती है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन।
गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन करते रहते हैं। दूसरी बात, जस्ट एज मेनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड मेनी इन अदर डायरेक्शंस। इनमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बहुत सारे दूसरी डायरेक्शन में, कुछ तीसरी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट 3 बताती है कि द मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द बॉल्स ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल जब मोशन कर रहे होंगे तो वो खुद से भी टकराएंगे और वो कंटेनर की बॉल्स, दीवारों से भी टकराएंगे। फिर कोलिजन्स विद द वॉल्स अकाउंट फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस। जब ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो ये प्रेशर जनरेट करेंगे गैस का। व्हेन पोस्टुलेट नंबर 4 है कि व्हेन द कोलिजन अकर मॉलिक्यूल लूज नो काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल टकराएंगे, जब कोलिजन होगी, तो मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करेगा। यानी इस कारण से मॉलिक्यूल्स को कैसा माना जाता है, द कोलिजन्स आर कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक। इन कोलिजन्स को परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है क्योंकि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एंड फर्दर मॉलिक्यूल्स नेवर स्लो डाउन एंड विल स्टे एट द सेम स्पीड। और मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो भी कम नहीं हो रही है ना, और वो एक ही स्पीड से मॉलिक्यूल मोशन किए जा रहे हैं। एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। मॉलिक्यूल्स पोस्टुलेट नंबर 5 बताती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स exert no attractive force or the repulsive force on one another except during the process of collision। जब तक टकराएंगे नहीं उसके पहले कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा ना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, ना आकर्षण होगा ना उनमें प्रतिकर्षण रहेगा। बिटवीन दी कोलिजन्स दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। कोलिजन होने के अतिरिक्त मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस में मूव करते रहते हैं। कोलिजन अलग केस है, और कोलिजन जब तक नहीं हुआ है तो मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइंस में मूव करते रहेंगे। और इसी प्रकार से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो सपोज नेग्लिजिबल। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेविटेशन के फोर्स को भी कैसा माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। ग्रेविटेशन फोर्स भी इनके बीच में काम नहीं करता है। तो इसी बेसिस पे, इन एजम्पशंस एंड पोस्टुलेट्स के बेसिस पे काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव किया जाता है। तो ये इक्वेशन है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम समझ लेते हैं। गैस के इस डेरिवेशन के लिए, गैस इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम मान के चल रहे हैं कोई क्यूबिकल कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। सो दिस इज द क्यूबिकल कंटेनर, जिसके 6 फेस होते हैं क्यूब के, सारे फेस आइडेंटिकल होते हैं। ये जितनी भी साइड्स होती हैं सबकी साइड लेंथ बराबर होती है, ठीक है। कंसीडर किया कि दिस इज द मॉलिक्यूल, ये कोई मॉलिक्यूल है और ये 3 एक्सिस पे मूव करने के लिए फ्री है, सी एक्स सी बाई सी जेड वेलोसिटी से। यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे मूव करने के लिए ये फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है। ये क्यूब की बॉल है ए, ये क्यूब की बॉल है बी। ये दो फेसेस हैं क्यूब के, ये अभी दो फेस हमने कंसीडर किए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी एक इक्वेशन डिराइव करी जाएगी जो कोरिलेट करेगी किस चीज को, प्रेशर को, वॉल्यूम को, गैस के नंबर ऑफ मोल्स को, गैस की वेलोसिटी को, है ना। इन 3 चीजों को, इन 4 चीजों को क्या है, कोरिलेट करेगी। दैट इक्वेशन विल कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो लेट अस सपोज साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज L सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन कंटेनर बराबर स्मॉल m। गैस मॉलिक्यूल का मास हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल m, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास m है। कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा v, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, बाद में हम यूज करेंगे। क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब, साइड का क्यूब। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस बताती है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जो पोस्टुलेट हमने पढ़ी, कोई मॉलिक्यूल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, कोई मॉलिक्यूल किसी डायरेक्शन में अपनी अपनी डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। तो हमने कंसीडर किया किसी एक मॉलिक्यूल को। लेट अस कंसीडर वन मॉलिक्यूल इज मूविंग विद वेलोसिटी c1 सेंटीमीटर पर सेकंड इन एनी ऑफ द पॉसिबल डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में हमारा कोई मॉलिक्यूल c1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, c1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। देन velocity can be resolved into 3 mutually perpendicular components, cx, cy and cz.
पैरेलल टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। वेलोसिटी वो तीन कंपोनेंट्स पे, तीन एक्सेस पे कर सकता है, ठीक है। बट हम सपोज कर रहे हैं वो इन तीनों के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। क्यूबिकल जो बॉक्स है उसके अंदर वो मूव कर रहा है और इन तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो मूव कर रहा है। इन तीनों एक्सेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी जो क्यूब के अंदर फ्री स्पेस है पार्टिकल हमारा वहां पे मोशन में, ठीक है। तीनों ही एक्सेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीनों एक्सेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है उसके लिए जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है अपनी पोजीशन से, जैसे ये जो पोजीशन है इस पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव। तो दो कंपोनेंट बनेंगे, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का कंपोनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो c1 का स्क्वायर हो जाएगा। उस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका जो स्क्वायर है इन तीनों कंपोनेंट्स के समेशन के बराबर होगा, स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। देन मैथमेटिकली ये चीज निकल के आती है कि c1 का स्क्वायर, यानी जो मॉलिक्यूल तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलरली जो मूव कर रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जब वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी का जो स्क्वायर है इन तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। दिस इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1 के आधार पे कंसीडर करेंगे। अगेन सपोज मॉलिक्यूल इज मूविंग ऑन दी एक्स एक्सिस। अभी तीन एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव किया तो c1 उसका वेलोसिटी कंपोनेंट है, तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर c1 उसका वेलोसिटी कंपोनेंट है। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना मूव करके क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, cx होगी। देन इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बिफोर स्ट्राइकिंग द फेस बी। फेस बी जब वो मूव कर रहा है तो मोमेंटम जनरेट होगी। मोमेंटम बराबर क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, p बराबर mv। तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है उसकी एक्स एक्सिस पे, cx से, इसी तरीके से वाई एक्सिस पे हो जाएगी, इसी तरीके से जेड एक्सिस पे हो जाएगी। सिमिलरली जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने के बाद वापस लौटेगा, वापस लौट रहा होगा और फेस बी की तरफ जा रहा होगा, बिफोर स्ट्राइकिंग फेस बी, मॉलिक्यूल फेस ए से फेस बी की तरफ जा रहा है पहले, तो बी से टकराने से पहले उसका मोमेंटम हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एम इंटू सी एक्स। अब जब फेस बी से टकराने के बाद मॉलिक्यूल लौट रहा होगा तो फेस ए से टकराने की तरफ जाएगा, तो फेस ए से टकराने से पहले उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एम इंटू माइनस सी एक्स। माइनस सी एक्स क्यों, क्योंकि अब उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है। पहले वो पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा था, अब वो नेगेटिव में जा रहा है। देन मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम सी एक्स। तो अगर इसी एक्सिस के लिए हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे इन वन कोलिजन, मतलब दीवार से वो एक बार टकराया, तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, पी एक्स पहले वाला माइनस पी एक्स यानी मोमेंटम बाद वाला। तो डेल्टा पी बराबर हमको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एम सी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट कैलकुलेट किया, देन उसका मोमेंटम एक एक्सिस के लिए कैलकुलेट किया, यही मोमेंटम तीन एक्सिस के लिए रहेगा। वेलोसिटी बदलेगी सी वाई सी जेड बाकी दो के लिए। सिमिलरली अब हम कंसीडर करेंगे, नाउ लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ऑन द फेस ए ड्यू टू द सी एक्स कंपोनेंट। इसी सी एक्स वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ऑन द फेस ए, फेस ए पे मॉलिक्यूल कितनी बार कोलाइड करेगा। सो फेस ए पे कोलाइड करने के लिए मॉलिक्यूल को कितना मूव करना पड़ेगा, फेस ए पे मॉलिक्यूल को कोलाइड करने के लिए एक बार तो बी तक जाना पड़ेगा, बी तक जाने के लिए एल डिस्टेंस में ट्रेवल की, फिर बी से लौट के ए तक वापस आना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसने एल डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 2l सेंटीमीटर वो चलेगा, तब उसका एक कोलिजन होगा। फिर फर्दर उसकी वेलोसिटी क्या है, सी एक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दिस मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इज सी एक्स सेंटीमीटर। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन पे टाइम, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक सेकंड में, सी एक्स सेंटीमीटर की दूरी वो चल रहा है प्रति सेकंड। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ कोलिजन हम कैलकुलेट करेंगे, द नंबर ऑफ कोलिजन फेस ए in 1 second will be cx, distance traveled in 1 second, divided by the total distance required for one collision। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ से कैलकुलेट होंगे, एक
सेकंड में तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई एक कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड दूरी, ठीक है। इसी तरीके से अब इस मोमेंटम को इसे कैलकुलेट किया जाएगा कि इस कोलिजन के बाद कितना चेंज आया होगा मोमेंटम में। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड ड्यू टू Cx कंपोनेंट आफ्टर द कोलिजन ऑन फेस ए। फेस ए से कोलाइड करने के बाद में उसके मोमेंटम पे क्या चेंज रहा होगा पर सेकेंड के केस में इन 1 सेकेंड। तो ये उसका इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में इतनी बार वो टकराएगा और इतना उसका मोमेंटम रहा होगा, तो एक सेकंड में चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। m cx स्क्वायर अपॉन पे l, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इंटू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई l। और सेम चेंज विल बी फॉर द फेस बी। जब फेस ए से कोलाइड करेगा तो भी इतना, फेस बी से कोलाइड करेगा तो भी इतना। ये वेलोसिटी कंपोनेंट माइनस में रहेगा, लेकिन माइनस से माइनस जब स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस का बढ़ जाएगा। सो जब हम चेंज की बात करेंगे, चेंज इन द मोमेंटम in 1 second due to the Cx component after collision on both opposite faces of the perpendicular to x-axis। दो बार गया, एक बार बी फेस की तरफ जा रहा है, एक बार ए फेस की तरफ जा रहा है, तो टोटल जो मोमेंटम चेंज आएगा Cx कंपोनेंट की वजह से, एक ही एक्सिस पे मॉलिक्यूल दो फेस से टकरा रहा है, फेस बी और फेस ए, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आएगा दोनों का समेशन के बराबर। दोनों चीजों को जोड़ दीजिए, नई इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 6 प्राइस ऑफ mcx स्क्वायर अपॉन पे। इसी तरीके से जब ये दो अपोजिट फेसेस के लिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट किया, इसी तरीके से वाई के लिए कैलकुलेट होगा, इसी तरीके से जेड के लिए कैलकुलेट होगा। जब तीनों का हम नेट चेंज देखेंगे फॉर ऑल 6 फेसेस, hence the net change in momentum of the molecule in 1 second due to all the components, due to all the velocity components for collisions on the all 6 faces। अभी ये हमने दो दो फेसेस के लिए कैलकुलेट किया, फिर जब तीनों का समेशन करेंगे तो हमें पूरे क्यूब के लिए मिल जाएगा। क्यूब में 6 फेसेज होती हैं, सभी फेसेस के लिए टोटल कर दो इसको। टोटल करने पे नेट चेंज इन मोमेंटम हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ m अपॉन पे l इंटू पे ये चीजें, ये कॉमन आया है इन सब में से, बाकी चीजें जुड़ गई हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू डाल देंगे c1 स्क्वायर, ये इक्वेशन में 1 में हमने कैलकुलेट किया है। तो सिमिलरली change of the momentum in 1 second for the molecule having velocities। अभी तो यहाँ पे वो एक मॉलिक्यूल था जो कि c1 वेलोसिटी से तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा जो कि c2 से मूव कर रहा होगा, तीसरा मॉलिक्यूल होगा जो कि c3 से मूव कर रहा होगा, इसी तरीके से nth मॉलिक्यूल होगा जो कि cn वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द थ्री एक्सिस। इसी तरीके से उन सबके लिए भी यही फॉर्मूला कैलकुलेट होके आएगा सिमिलरली। बाकी में तो कोई चेंज ही नहीं है, बाकी कंडीशन सिमिलर है, तो सबकी वेलोसिटी के लिए इस तरीके से कैलकुलेट होगा। फिर फाइनली सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं उसमें, n मॉलिक्यूल्स के लिए सभी 6 फेसेस में, यानी उस क्यूब के अंदर टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड फॉर ऑल n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सबका समेशन हो जाएगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए 2m2m इंटू c1 स्क्वायर अपॉन पे l, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए 2m इंटू c2 स्क्वायर अपॉन पे l प्लस इस तरीके से 2m इंटू cn स्क्वायर अपॉन पे l। तो 2m बाई l फिर से कॉमन है, बाकी ये अंदर बचा रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करो, इक्वेशन को चेंज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, और n से ही हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गई 2m इंटू l। n जो डिवाइड किया है उसको इसके नीचे ले लीजिए, l को सेपरेट रखिए, तो ये जो चीज है वो c स्क्वायर के बराबर बन गई है। क्यों, क्योंकि c जो है वो स्क्वायर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर डिवाइडेड टू cn स्क्वायर अपॉन पे n के बराबर होती है, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला है। जबकि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दूसरी डेफिनेशन ये भी है चेंज ऑफ मोमेंटम की,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाती है? न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन ने इसको फोर्स कहा है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है तो वो रेट कहलाती है। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज होगी, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी बन जाता है, वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन बन जाती है। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही वाली जो चीज है वो फोर्स के बराबर हो जाएगी एंड इट इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 10। अब चूंकि फोर्स क्या है? फोर्स इज कॉल्ड, फोर्स को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है तो फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में ले जाइए। प्रेशर के टर्म्स में ले जाने के लिए हम प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल प्रेशर जो लगा रहे होंगे, प्रेशर बराबर क्या होता है? उसकी डेफिनेशन है प्रेशर बराबर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, दैट विल कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है बेसिक, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, फोर्स की वैल्यू आप डाल दीजिए, ये डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है? क्यूब का, क्यूब का टोटल एरिया। 6 फेसेज होते हैं, एक फेस का एरिया लेंथ इंटू लेंथ बराबर एल स्क्वायर, एक फेस के लिए एल स्क्वायर, 6 फेसेस के लिए 6 एल स्क्वायर एरिया बनता है। तो टोटल एरिया से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे 2 से ये 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, एम इंटू एन ऊपर बच रही है और ट्वाइस एम एन सी स्क्वायर अपॉन 6 एल क्यूब। तो 2 से 6 कैंसिल हुआ तो 1/3 एम एन सी स्क्वायर, और एल क्यूब को हमने क्या बोल दिया? वो वॉल्यूम होता क्यूब। तो इसी तरीके से इस v को ले गए उधर p की साइड, तो p इंटू वी इज इक्वल टू इधर बचा 1/3 एम एन सी स्क्वायर। यही जो इक्वेशन नंबर 11 आई है, ये इक्वेशन कहलाती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि रिलेट करती है, कोरिलेट करती है किस किस चीज को? प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड of the gas and number of molecules with respect to the velocity, root mean square velocity या velocity of the molecules। इक्वेशन के हेल्प से अब हम क्या करेंगे? कुछ जो इक्वेशंस होती हैं जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको डिड्यूस करने की या ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ वेरियस गैस लॉज फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन से सिंपल, बहुत ही आसान है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है मैथमेटिकली? इसका बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको चाहिए। क्या बताता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पीवी बराबर कांस्टेंट होता है अगर टी कांस्टेंट हो जाए। क्या बताता था? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के, तो वी बराबर कांस्टेंट अपॉन पे पी। बाद में टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था आइडियल गैस इक्वेशन से, तो बोला गया कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा पी के, तो पीवी बराबर कांस्टेंट। कब? जबकि टी बराबर हो जाए कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है बॉयल लॉ का। इस रिलेशन को हम क्या करेंगे? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करेंगे कि रिलेशन सही है या गलत है। तो यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी बराबर हमने सीखा 1/3 एम एल सी स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ऐसा हो गया। इस 2 को अलग अलग करके लिखा, एक बार लिखा 2/3, एक बार लिखा 1/2 एम एल सी स्क्वायर। हाफ एम सी स्क्वायर जो वैल्यू होती है, हाफ एम सी स्क्वायर, वो हम जानते हैं एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया? m इंटू एन को, यहाँ पे m हमारा मोलर मास था, टोटल जो मास है गैस का, गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो m था। गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? n थे। तो n मॉलिक्यूल को उनके मास से जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमें टोटल मास मिल जाएगा गैस का, उस कंटेनर जितनी भी गैस भरी है उसका टोटल मास मिल जाएगा। उसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल M से। ये इंडिविजुअल का मास था और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देन ये टोटल मास ऑफ द गैस। तो हमने इस मल्टीप्लाई को m इंटू एन को लिख दिया कैपिटल M से। अब ये हाफ एम सी स्क्वायर बराबर हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से लिख के यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो P इंटू बी, ये वाला P इंटू बी बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हमारे पास आया। अब देखिए उस जो एजम्पशंस हमने अभी पढ़ी पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक चेंज, वो बताती है कि काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। दैट इज प्रोपोर्शनल लड़ाई है, इक्वल लगाओगे तो कांस्टेंट यूज होगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी हो जाएगी, के इंटू टी के तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदलेगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को के इंटू टी को यहाँ पे रख दीजिए एक नंबर इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 इंटू 1। तो पी वी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 के टी। अब देखिए ध्यान से 2/3 तो एक नंबर है, नंबर तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। के ऑलरेडी ये कांस्टेंट है जो हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा, के कांस्टेंट है। वेरी क्या करेगा, वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर। तो पी वी बराबर कांस्टेंट इंटू टी, कांस्टेंट इंटू टी। तो ये तो चीज कांस्टेंट हो ही गई है। तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अगर अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए। ये पहले से कांस्टेंट हो गया, और टी को भी कांस्टेंट कर दें। ये तो वेल्स लॉ कहता है कि टी को भी अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो पी और बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही वेल्स लॉ का प्रूफ है। ऐसे ही चार्ल्स लॉ को प्रूव कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ मैथमेटिकली क्या कहता है कि वी अपॉन टी कांस्टेंट होगा अगर पी कांस्टेंट हो। वी और टी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर पी कांस्टेंट हो। तो इसी इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन हमने अभी देखी, पी वी बराबर 2/3 के टी हमने यहाँ पे निकाला था। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टी को आप इधर ले जाइए नीचे वी के, और पी को इधर ले जाइए, तो वी बाई टी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के अपॉन थ्राइस ऑफ पी। 2/3 कांस्टेंट है, के भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, पी है। 2/3 कांस्टेंट क्वांटिटी, के भी कांस्टेंट, वेरिएबल पी था। अगर पी को भी कांस्टेंट कर दें तो ये सारी क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नहीं हो जाएगी, ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो वी बाई टी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम क्या करें, पी कर दें। सिंपल, ये चीज कांस्टेंट है, पी को भी कांस्टेंट कर दिया तो ये भी कांस्टेंट। यही तो कहता है चार्ल्स लॉ। इसी तरीके से बाकी रिलेशंस भी है, सिंपल ऐसे डिड्यूस हो जाता है। अब इसी के आधार पे आइडियल गैस इक्वेशन भी ड्राइव हो जाती है। यही वाला रिलेशन तीसरी इक्वेशन यहाँ से डाल लीजिए, पी बराबर 2/3 के टी। 2/3 भी कांस्टेंट था, नंबर है, कांस्टेंट रहेगी, के कांस्टेंट है। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट हमने डाल दिया, आर डाला जा सकता है, सिंपल। तो वेयर आर इज अनदर कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी जगह पे हमने आर डाला, नया कांस्टेंट। तो पीवी बराबर क्या, आर इंटू टी। जबकि गैस का कितना मॉलिक्यूल लिया जाए, एक मॉलिक्यूल लिया जाए, तो पीवी बराबर आर टी क्या होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इस तरीके से हमने जो है ये डिड्यूस की है, और ये आपका लेक्चर 2 समाप्त होता है। अगली बार हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और कुछ रिलेशंस और हैं, सिमिलर रिलेशंस हैं, इसी तरीके से डिड्यूस होंगे। आपको नहीं समझ आए तो फर्दर बताना, हम फिर से उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।